वेलकम बैक लर्नर्स। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप जीटीयू के स्टूडेंट है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई? बिकॉज ये जीटीयू का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। गुजरात की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ये क्वेश्चन अपनी एग्जाम में जरूर और जरूर पूछती है। एक साल दो साल के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर ये आंसर जरूर, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स विच मेक एनी एग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखी थी, समझी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस पे हम लोगों ने अपना लास्ट वीडियो एंड किया था, विच वॉज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है? तो हमने ये बोला था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इट इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ देम टू बी एग्रीमेंट्स, बट एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। तो उसका रीजन ये है कि हर एक एग्रीमेंट के अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। आई एम सॉरी, आई एम पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कैरेज, बट ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। समझाता हूं मैं आपको कैसे। तो जो सेक्शन 10 है उसके अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 10 है उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। वो ऐसे नहीं दिए हुए हैं सेक्शन 10 के अंदर कि भाई दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसको अगर आप ध्यान से पढ़े तो वो ये कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स है इफ दे आर मेड, किस तरह से बनाए गए हैं, बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। ठीक है? तो ये एक एक वर्ड जो आप देख रहे हैं ना, फ्री कंसेंट, पार्टीज, कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये हर एक वर्ड, ये हर एक वर्ड आपका एक सेक्शन बनता है। तो इसीलिए ये सारे एसेंशियल्स एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। तो जनरली ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑफर और एक्सेप्टेंस आपका प्रॉमिस बनाता है, प्रॉमिस से आपका कंसिडरेशन बनता है, कंसिडरेशन से एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट से, अगर उसमें एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये तीनों का फर्क हमेशा याद रखिएगा। प्रॉमिस सबसे बड़ा है, सबसे बार जो सबसे बड़ा सर्कल है दैट इज प्रॉमिस। एक बुल्स आई की तरह इमेजिन कीजिए, तो एक बुल्स आई के अंदर जो आपका सबसे आउटर सर्कल है दैट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर छोटा और सर्कल आता है दैट इज एग्रीमेंट, और जो बुल की आंख है, सांड की जो आंख है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो ये इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में चलता है। आइए लेट्स सी दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देख सकते हैं एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, बहुत फेवरेट है। अभी 2017, 18, 19 का तो मैंने अपडेट नहीं किया है, बट काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले, एवरी एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव ऑल दीज एसेंशियल एलिमेंट्स। ये 11 एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर, ऑफर के दूसरा नाम होता है प्रपोजल। तो प्रपोजल और ऑफर ये दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत हो जाना। इंग्लिश लॉ में इसको ऑफर बोला जाता है, इंडियन लॉ में इसको प्रपोजल बोला जाता है। तो ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज है। एंड एक्सेप्टेंस, उस ऑफर या प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इस समय मैं आपको फुल स्पीड में पढ़ा रहा हूं बिकॉज इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ऑफर प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। इस समय आप अपने दिमाग में यही रखिए कि एक ऑफर होनी चाहिए, एक प्रपोजल होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर कंसीडरेशन, ये कंसीडरेशन शुड बी अ लॉफुल कंसीडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसीडरेशन मतलब हम किसी को कंसीडर कर रहे हैं ऐसा नहीं। कंसीडरेशन मतलब कीमत, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट के एवज में क्या आप एक दूसरे को दे रहे हैं, तो दैट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के ऊपर भी हम डीप में चर्चा करेंगे। देन कम्स कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आर दे कॉम्पिटेंट, मतलब वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। आर दे ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स, आर दे ऑफ सेन माइंड, उन्होंने कोई शराब तो नहीं पी, या उनको लॉ ने किसी रीजन से डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट शुड एंड, ना सिर्फ वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए बल्कि साथ ही साथ दे शुड गिव देयर फ्री कंसेंट, अपनी फ्री इच्छा से, अपनी फ्री विल से, अपनी मर्जी से, अपने राजी ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो राजी होने चाहिए। एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कि भाई एग्रीमेंट जो है उसको कानून ने ही डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट करना अलाउड नहीं है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इफ सो रिक्वायर्ड बाय लॉ, सबसे कॉमन मुझे पूछा जाता है और ये ट्रू और फॉल्स में कई बार सवाल पूछते हैं। आर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड,
सिंपल आंसर है यस, दे आर वैलिड। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर वैलिड, बट टेक्निकली उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड कीप ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग एंड उसको रजिस्टर कराइए। वो हम देखते हैं आगे। इट दे शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी सर्टन, देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड दे शुड हैव स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन। चलिए अब ये एक एक एलिमेंट को अपन बारीकी से थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रपोजल की डेफिनेशन देता है। वही कलर कोडेड फॉर्मूला, एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़िए तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रहेगी, अच्छे से समझ में आएगी। नाउ व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को अपनी एक इच्छा बताता है, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इसको मैं अनपैक करता हूं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। बहुत टेक्निकल है, इजी है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा बताता है कि भाई मैं कुछ काम करना चाहता हूं या मैं ये काम नहीं करूंगा, विथ अ व्यू कि मुझे उससे उससे उसके बदले में वो मुझे अग्री करे, विद एन व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। मतलब मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सामने वाले का एसेंट, उसका एग्रीमेंट, मुझे उससे उसकी रजामंदी चाहिए। फॉर सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ये प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज होती है, हमेशा याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल, मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है, मैं अपना घोड़ा आपको बेचना चाहता हूं, तो मैं आपके पास आता हूं, आई एम सिग्निफाइंग माई विलिंगनेस टू सेल माई हॉर्स टू यू। मैं आपको बोलता हूं ये मेरा घोड़ा है, ये घोड़ा मैं आपको 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। मैं ये क्यों आपको ये ऑफर दे रहा हूं, मैं ये क्यों प्रपोजल आपको दे रहा हूं, मैं आपका रजामंदी चाहता हूं। सो आई वॉन्ट योर एसेंट, आई वॉन्ट योर एग्रीमेंट वेदर टू सच एन एक्ट। ये जो घोड़ा देने की जो मैं एक्ट बोल रहा हूं, उसके लिए मैं आपको, आपसे मैं चाहता हूं कि आप मेरा घोड़ा खरीदे, इसीलिए मैं आपको मेरा घोड़ा ऑफर कर रहा हूं। तो आई एम मेकिंग अ ऑफर टू यू, आई एम मेकिंग अ प्रपोजल टू यू। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ अगर अपने मन में ऐसे सोचूं कि मैं आपको अपना घोड़ा बेचूंगा, दिस इज नॉट अ प्रपोजल। it has to be clearly that I have to signify, I have to express my willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of the other। so ये ऑफर मुझे आपको डायरेक्टली करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक बात बोली गई है, when a person signifies to another his willingness to abstain from doing anything। अब ये कैसे हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलता हूं कि, अब ये प्रपोजल की बात हो रही है, मैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट की समय बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा पड़ोसी है, वो रोज रात को 1 बजे जोर जोर से अपना ड्रम पीटता है, रात को जोर जोर से अपना ढोलक बजाता है, जोर जोर से अपना तबला बजाता है, पूरे बैंड प्रैक्टिस रात को 2 बजे 1 बजे वो करता है। तो अगर मैं उसको जाके बोलता हूँ कि भैया तू अगर कल से ये नहीं बजाएगा तो इसके बदले में मैं तुझे 500 रुपए देने को तैयार, तो आई एम रिक्वेस्टिंग दैट पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। या फिर वो मुझे बोलता है कि ठीक है मैं बजाना बंद कर दूंगा, इसके बदले में हर रोज आप मुझे 500 रुपए 1,000 रुपए मेरे को दो तो मैं बजाना बंद कर दूंगा। सो यहाँ पे बात कुछ नहीं करने की हो रही है। तो इधर भी वही फंडा है कि ये नहीं करना, ये मुझसे नहीं करवाना चाहते हो तो आप मुझे बताओ क्या है। तो इट इज अ प्रपोजल। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री दिस इज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग क्या होता है। इसका अगर लीगल टर्म में बोलो तो अगर मैं किसी भाड़ूत को, मैं किसी टेनेंट को अगर अपना मकान भाड़े पे देता हूं, तो इन बिल्ट इनहेरेंट ये होता है कि अगर मेरा टेनेंट उस मकान में रह रहा है तो मैं उससे पूछे बिना मकान के अंदर नहीं जाऊंगा। आई विल एब्सटेन फ्रॉम एंटरिंग दैट मकान विदाउट हिज और हर परमिशन। ऐसा तो है नहीं कि मेरा टेनेंट ने, बेचारे ने मुझसे घर भाड़े पे लिया, मैं सुबह सुबह जाके उसका वॉशरूम यूज कर रहा हूँ या उसके ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा हूँ या उसके किचन में अपना खाना बना रहा हूँ। आई विल एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग लाइक दिस। सो इसीलिए ना सिर्फ मैं कोई एक्ट के लिए विलिंगनेस चाहता हूं, कोई एक्ट नहीं करने के लिए भी विलिंगनेस चाहता हूं। तो आई होप प्रपोजल आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में आता है। इट इज सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब इस सेंटेंस के अंदर ही बहुत एक बड़ी बात छिपी हुई है। मैंने जिसको प्रपोजल दिया है वो ही, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको अपना घोड़ा 10,000 में बेचने को तैयार हूं, आपका फ्रेंड आपके नजदीक में खड़ा है, अगर वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signified his assent thereto, the proposal is said to be accepted।
कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको अपना घोड़ा 10,000 में देने को तैयार हूं और आप बोलते हैं मुझे ये बात मंजूर है, तो वहां पे मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, मैंने आपको ऑफर दी, उस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया। So it is said to be a complete proposal. So when the proposal is accepted, जैसे ही आपने मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, it becomes a promise. ये प्रपोजल एक प्रॉमिस में बन गया, अब ये वचन बन गया। ठीक है, ये जो प्रपोजल है, अब ये बात सिर्फ ऑफर प्रपोजल की नहीं रही, इट बिकेम अ प्रॉमिस वंस यू हैव एक्सेप्टेड इट। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज क्विड प्रोको, लैटिन में इसको क्विड प्रोको बोला जाता है, समथिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, दैट इज क्विड प्रोको। दे प्यार के बदले में प्यार दे, दैट इज क्विड प्रोको। सो लेट्स सी कंसीडरेशन दैट इज अंडर सेक्शन 2D। तो सेक्शन 2D it defines consideration as when at the desire of the promiser। तो कोई भी रैंडम पर्सन की डिजायर पे नहीं, जिस भी व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया गया है और जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है, और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence of promise is called consideration for the promise। ये कुछ नहीं है, इसमें 3 टेंसेज है, इतनी लंबी डेफिनेशन देख के घूम मत जाना भाई। एक तो या तो उसने पहले कुछ कर लिया है या एब्सटेन किया है करने से, या वो अभी इस समय कुछ कर रहा है या एब्सटेन कर रहा है करने से, या फ्यूचर में कुछ करेगा या करेगा, वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर ही देखिए कंसीडरेशन की कुछ एलिमेंट्स आए, वो हम बाद में कंसीडरेशन जब डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे कि देयर कैन बी अ पास्ट कंसीडरेशन, देयर कैन बी अ फ्यूचर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कैन बी डन ऑन समबडीज बिहाफ। ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे, बट ये वीडियो को बहुत मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं तुरंत आपको ये डेफिनेशन खाली समझा दूं कि मैंने अगर आपको बोला कि मैं आपको अपना घोड़ा बेचने को तैयार हूं 10,000 रुपए के लिए, तो उसके एवज में अगर आप, जैसे ही आप मुझे उसके बदले में 10,000 रुपए दे देते हैं, या आप मंजूर, आप एग्री करते हैं कि ठीक है इस समय मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मैं आपको शाम तक 10,000 रुपए देके जाऊंगा और आपका घोड़ा लेके जाऊंगा, देन इट बिकेम अ कंसिडरेशन। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अगर आप बोलते हो कि ठीक है मैं, मेरे पास इस समय 10,000 रुपए नहीं है, शाम को मेरा भाई आएगा, आपको 10,000 रुपए देगा और मेरे बदले में आपसे घोड़ा लेके चला जाएगा, सो यहाँ ये भी कंसिडरेशन हुआ। सो इट इज अ प्रॉमिस, जो आप एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं, दैट इज द कंसिडरेशन। इसको डिटेल में मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, दैट्स द रीजन आई एम स्किपिंग ओवर इट। सो हर कंसिडरेशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस एंड सेकंड इज कंसिडरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस इन द रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। इफ आई से दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई हॉर्स इन रिटर्न फॉर 10,000 rupees, so that is a promise and I expect another promise for you that you will pay me 10,000 rupees। एंड सिमिलरली यू एक्सपेक्ट दैट आप मुझे अगर 10,000 रुपए देंगे तो उसके बदले में मैं आपको अपना घोड़ा हैंड ओवर कर दूं। सो दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि गिफ्ट का क्या हुआ, लाइक मैं अगर अपने दोस्त को कोई चीज गिफ्ट कर रहा हूं तो इज इट अ कंसिडरेशन, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो इसके अंदर इसको हम कोर्स के दौरान डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिंपल अगर इस समय अगर आपकी क्यूरियोसिटी मुझे अगर रोकनी हो, तो लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज कंसीडर्ड एज अ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। बट ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ 7 रिश्तों के अंदर, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनके अंदर ही कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फादर अपने सन या डॉटर को कोई अगर चीज देता है तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर देता हूं आउट ऑफ लव एंड एक्सेप्शन विदाउट अ सिंगल रुपी, दैट इज अलाउड, वो गिफ्ट करना अलाउड है, दैट इज गवर्न्ड बाय द गिफ्ट एक्ट, वो एक अलग एक्ट है ऑल टुगेदर। या फिर एक व्यक्ति अगर अपने मदर फादर को कोई चीज गिफ्ट करता है, या फिर अपनी डॉटर इन लॉ को कोई गिफ्ट चीज करता है, तो ऐसे कुछ रिलेशंस लॉ के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, तो आप सिर्फ अपने ब्लड रिलेशंस को, ब्रदर सिस्टर को, आप अपने ब्लड रिलेशंस को ही गिफ्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे मेरा दोस्त बहुत पसंद है इसलिए मैंने उसको अपनी गाड़ी फ्री में दे दी आउट ऑफ लव एंड कंसिडरेशन, या मेरे को मेरा नेबर बहुत अच्छा लगता है मैंने उसको अपना मकान फ्री में दे दिया, आई लव माई नेबर एंड आउट ऑफ दिस लव एंड कंसिडरेशन आई हैव गिवन माई हाउस टू हिम और हर, दैट इज नॉट अलाउड। So agreement without consideration is void. You cannot give away things for free. There should be a consideration. पर यहाँ पे कैच है, यहाँ पे कैच है, कितना कंसिडरेशन है उसकी कोई व्याख्या नहीं है। वो आगे देखते हैं कि कंसिडरेशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन कितना होना चाहिए वो लॉ में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। इट इज, यू कैन गिव एनी, इवन 1 रुपया भी कंसिडरेशन गिना जाता है, बट समथिंग हैज टू बी गिवन इन रिटर्न ऑफ समथिंग। नाउ कंसिडरेशन की जो दूसरी कंडीशंस आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो इट इज सेड दैट इट शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन।
नाउ कंसीडरेशन लॉफुल कैसा होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि व्हाट इज अ लॉफुल कंसीडरेशन एंड हाउ मच इज द कंसीडरेशन, ये कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसके हमको इन्फरेंसेस करने होते हैं। तो इट इज सेड दैट कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल कंसीडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इफ, ये बात समझाई गई है कि कंसीडरेशन लॉफुल कब है वो पता नहीं, बट अनलॉफुल कब है वो जरूर डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी फोरबिडेड बाय लॉ। बहुत बेसिक एग्जांपल जो मैं अपने सब स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि गुजरात में जैसे आप जानते हैं कि प्रोहिबिशन है, आप यहाँ पे दारू खरीद बेच नहीं सकते हैं, ओवर द काउंटर यू कैन नॉट सेल लिकर। तो यहाँ पे अगर मैं किसी शॉप में जाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि आई एम रेडी टू पे यू 5,000 रुपीज, उसके बदले में मुझे शराब की एक बोतल दे दीजिए, इट इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ, सो इट इज एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। या फिर इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिवीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, कि मतलब अगर आप उस कंसिडरेशन को मानते हैं, यही जैसे अगर मैं यही लिकर वाला एग्जांपल, बिकॉज ये एग्जांपल के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसी एग्जांपल को मैं करूं, तो वैसे अगर मैं पंजाब के अंदर जाके किसी दुकान वाले को पैसे देता हूं और उससे शराब की बोतल खरीदता हूं, तो इट इज कंप्लीटली लीगल बिकॉज देर इज नॉट डिफीटिंग एनी लॉ इन दैट लैंड। बट गुजरात में अगर ये करता हूं तो आई एम वायलेटिंग दी प्रोहिबिशन एक्ट विच इज इन प्लेस इन फोर्स इन गुजरात। सेकेंडली इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, मतलब कि आप वही जो हमारा घोड़े वाला एग्जाम्पल, कि अगर मैं आपको अपना घोड़ा बेचता हूँ 10,000 रुपए में और उसके बदले में अगर आप मुझे नकली नोट देते हैं, अगर आप मुझे फेक करेंसी पकड़ाते हैं, देन इट इज नॉट अलाउड, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट। एक और एग्जाम्पल फ्रॉडुलेंट का अगर जो मेरे दिमाग में आता है, कि आप अगर किसी दुकान पे, किसी जौहरी की दुकान पे अगर आप सोने की चेन खरीदने गए और वो आपको उसके बदले में एक फेक चेन देता है, नकली चेन देता है, तो इट इज फ्रॉड। सो इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट। या फिर इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, कि अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं दैट आई विल पे यू 50,000 रुपीज इफ यू किल समबडी, या फिर तुम जाके किसी के हाथ पैर तोड़ दो तो मैं तुमको 50,000 रुपए दे दूँ, तो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। सेकेंडली अगर मैं किसी को बोलता हूं कि ठीक है मैं आपको ₹1,00,000 देने को तैयार हूं अगर आप जाके मेरे पड़ोसी का घर जला दो, सो दिस इज अगेन अ क्राइम, इट इज नॉट लॉफुल, सो दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। और कोई ऐसा कंसिडरेशन हो विच कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये बहुत लूज डेफिनेशन है कि कोर्ट किस चीज को इमोरल गिनती है या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी गिनती है, बट ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना अगर इमोरल हो विच इज नॉट अलाउड बाय द लॉ, सो यू कैन नॉट हैव दैट एज योर कंसिडरेशन। ठीक है। सो अगर ये एलिमेंट्स होते हैं तो ये आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। इनके सिवाय हर एक कंसिडरेशन वैलिड है। मुझे कई बार पूछा जाता है कि कितना कंसिडरेशन वैलिड है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कहीं पे भी क्वांटिटी नहीं बताई गई। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पूछते हो कि सर मैं अगर अपना पूरा 2 बंगले का मकान अपने दोस्त को 10 रुपए में बेच दूं तो इज इट अलाउड? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इट इज अलाउड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी वैलिडिटी गिनता है कि ठीक है आपने 10 रुपए के अंदर बेचा, 20 रुपए में बेचा, 10 लाख में बेचा है, वो आप दोनों के बीच में, बट आपके पीछे इनकम टैक्स पड़ जाएगा। फिर आपको इनकम टैक्स पूछेगा कि भाई आपकी मार्केट वैल्यू इतनी है और आपने अपने दोस्त को 10 रुपए में क्यों बेच दिया। तो इन अंडर द आईटी एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप क्राइम कर रहे हो, सॉरी यू विल बी ब्रीचिंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया है कि कितना कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, वेदर द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट और नॉट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है all the parties they are competent to enter into a contract. The party to contract must have capacity to make a valid contract. Every person is competent, हर एक इंसान competent है। इसमें आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि foreigners are allowed. Yes, foreigners are also allowed. वो यहाँ पे आके खाते हैं, पीते हैं, होटल के रूम में रुकते हैं, सामान खरीदते हैं, तो they can also enter into a contract. Only ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? First of all, the person who wants to enter into a contract should not be a minor. तो कौन हुआ माइनर? नहीं हुआ। शुड बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, तो एज ऑफ मेजोरिटी अंडर इंडियन लॉ इज 18 ईयर्स, तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। सेकेंडली दैट पर्सन शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड, मतलब शुड नॉट बी ए लूनेटिक, शुड नॉट बी, पागल नहीं होना चाहिए, उसकी मेंटल कैपेसिटीज कम नहीं होनी चाहिए। और साउंड माइंड के अंदर एक और चीज आई कि आप किसी सब्सटेंस के नशे में नहीं होने चाहिए, आपने ना लिकर कंज्यूम की हुई नहीं चाहिए, कोई ड्रग्स का नशा, लिकर का नशा, दवाइयों के नशे के अंदर, या टेम्पररी इंसेनिटी। आप जो बात सोच रहे हैं, जो बात पे अग्री कर रहे हैं, आप अपने एक इंडिपेंडेंट क्लियर माइंड के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंडीशन होना भी जरूरी है। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट।
इसकी बहुत अच्छी आपको मैं डेफिनेशन दे सकता हूं, दैट इज इंसॉल्वेंट्स। तो यूजुअली जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के लिए जाता है तो कानून उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप कोई नए ट्रांजेक्शन में नहीं उतर सकते जब तक आप अपने पुराने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर लॉ किसी व्यक्ति को स्टॉप कर रहा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो नहीं कर पाए। तो सिर्फ तीन चीजें आपको याद रखनी है। द पर्सन शुड नॉट बी माइनर, द पर्सन शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड, वो क्लियर माइंड का होना चाहिए, शुड नॉट बी ए लूनेटिक, एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जो पर्सन है दे शुड गिव देयर कंसेंट फ्रीली, फ्री कंसेंट होना चाहिए। इस पूरे सेक्शन को बहुत डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझेंगे, तो इसलिए मैं इनको फिलहाल इन डेप्थ में ही समझाऊंगा, मैं आपको बेसिक मीनिंग उसका समझाऊंगा। सो द पार्टीज मस्ट हैव अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फ्री कंसेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 13 में, इट इज दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग। एक ही बात के लिए अग्री कर रहे हैं और एक ही सेंस में अग्री कर रहे हैं। इसका बहुत फेवरेट मेरा एग्जाम्पल है कि मेरे पास सपोज कीजिए कि दो गाड़ियां हैं, महिंद्रा एक्सयूवी दो है मेरे पास, एक काली कलर की और एक लाल कलर की। ठीक है। मैं अपने किसी दोस्त को बोलता हूँ मेरी जो काली वाली एक्सयूवी है वो 5 साल पुरानी है और जो मेरी लाल एक्सयूवी है वो 1 साल पुरानी है। ठीक है। मैं अपने किसी दोस्त को बोलता हूँ कि दैट आई एम विलिंग टू सेल माई एक्सयूवी कार टू यू फॉर 10 लाख रुपीज। ठीक है। तो मैंने अपनी ऑफर दिया, अपना प्रपोजल दिया, कंसिडरेशन भी आ गया 10 लाख रुपीज, एंड बदले में कार में देने को तैयार हूँ। मेरे दोस्त ने सामने बोला ओके, आई एम रेडी टू बाय दैट कार फ्रॉम यू फॉर 10 लाख रुपीज। तो उसका एक्सेप्टेंस हो गया फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन। बट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, वो जब पैसा लेके मेरे घर पे आया, तो मैं उसको अपनी काली गाड़ी की चाबी पकड़ाता हूँ। वो बोलता है यार मैंने तो सोचा था कि तू मेरे को अपनी नई गाड़ी बेचने की बात कर रहा है 10 लाख रुपए में, जो रेड वाली एक्सयूवी। आई से कि नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि रेड वाली, मैंने बोला आई एम सेलिंग यू माई एक्सयूवी कार, तो ये काली वाली मैं आपको दे रहा हूँ। तो बोलेगा यार ये तो 5 साल पुरानी गाड़ी है, इसकी कीमत थोड़ी ना 10 लाख रुपए की। तो देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस, देर इज अ मिस्टेक बिटवीन बोथ ऑफ अस। सो दैट इज वाई वी आर नॉट अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, हेंस इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। दिस कंसेंट इज नॉट फ्री। ये कॉन्ट्रैक्ट फिर इसमें वॉइडेबल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट दिस इज नॉट अ फ्री कंसेंट। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेक्शन 14 बताता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, हर एक कंसेंट फ्री होती है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये 5 चीजें नहीं हो तो आपकी कंसेंट फ्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोerशन, आई विल टीच व्हाट इज कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये पांचों चीजें अगर नहीं होती है, कोerशन मतलब दबाव, सॉरी कोerशन मतलब थ्रेट, धमकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कोई भी दबाव, आप किसी को भी अपने दबाव के अंदर से काम करवाते हैं, फ्रॉड सीधा सीधा आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब आपने कोई गलत चीज बताई, कोई चीज आपने बढ़ा चढ़ा के बताई है या छुपा के बताई है, या फिर मिस्टेक, जैसे मेरे दोस्त के केस के अंदर इट वाज अ मिस्टेक कि मैंने उसको बोला कि भाई आई एम, मैंने हम दोनों को अलग अलग अजम्पशन थी, दैट वाज नो मैलिस, देयर वाज नो रॉन्ग इंटेंशन इन आवर माइंड, इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक। तो ये चीजें अगर नहीं होती है तो आपकी कंसेंट फ्री होती है। तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर। Secondly, next point is that agreement must not be expressly declared to be void। तो हमारा जो भारत का जो कानून है वो कुछ एग्रीमेंट्स को क्लियर कट वॉइड डिक्लेयर करता है कि ये एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते। वो कौन से एग्रीमेंट्स है? ये जो 5 एग्रीमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि तू मेरे इलाके के अंदर धंधा नहीं करेगा, तू मेरे इलाके के अंदर दुकान नहीं खोलेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, दैट वी विल स्टडी। फिर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वो जो हिंदी फिल्मों में जो आता है ना कि बताओ तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए कितने का ब्लैंक चेक लिख के हीरोइन का बाप हीरो को पकड़ा देता है, ये लो ब्लैंक चेक और इसमें रकम भर के मेरी बेटी से शादी मत करो। सो दैट इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट जहां पे आप किसी को बोलो कि तू शादी मत करना ये करके। देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी को ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि तुम मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर केस नहीं करोगे, आप इस तरह का दबाव नहीं बिठा सकते, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ की गारंटी देता है। देन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, जो एग्रीमेंट क्लियर ही नहीं। अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, उसके बदले में मुझे आप 50 लाख रुपए दे देना, तो क्या है? दिस एग्रीमेंट हैज नो मीनिंग, इट इज अनसर्टन, सो इट इज नॉट क्लियर। या फिर एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर, वेजर मतलब जुआ, गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया, सो यू कैन नॉट डू दैट। ये एग्रीमेंट्स कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इवन दो आप बाकी सारे एलिमेंट्स डाल दीजिए तो भी इट इज नॉट अलाउड। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन,
राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूँ. ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू एंटर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इनटू राइटिंग एंड गेट देम रजिस्टर्ड. उसका कारण क्या है कि अगर मैं आपको अभी हम दोनों के बीच में जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अपना हॉर्स आपको 10,000 रुपए में देने को तैयार, और आप बोलते हो ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ. जब कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की बारी आई, हम लोगों ने कहीं पे भी कुछ लिखित में नहीं लिखा है. जब एग्जीक्यूट की बारी आई तो मैं बोलता हूँ कि नहीं भैया मैं 10,000 में नहीं, मैं 15,000 में दूंगा. तो आप बोलते हो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. तो अगर हम कोर्ट के सामने जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, इस बात को हम कैसे प्रूव करें? हाउ विल वी प्रूव इट? सो दैट इज द रीजन लॉ ये रिक्वायर करता है कि अगर आपने बात राइटिंग में डाली तो इट हेल्प्स टू प्रूव कि भाई लिखा हुआ बात को आप किस तरह, वैसे तो दुनिया के अंदर लिखी हुई बात भी झुठला दी जाती है, बट आप उसको किस तरह से आप उसको प्रूव करेंगे. कुछ केसेस के अंदर इट इज कंपलसरी टू पुट अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग. फॉर एग्जांपल गिफ्ट डीड राइटिंग में होना जरूरी है, मॉर्टगेज डीड, सेल डीड, ट्रांसफर, आप जो भी जमीन की खरीद बेच या प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं उसको कंपलसरी राइटिंग में ही करना पड़ता है. मोर और लेस अभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड बियॉन्ड अगर एक मैं बात बोलूं, तो इस समय सरकार ने या हमारे जुडिशरी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑलमोस्ट कंपलसरी कर ही दी है राइटिंग में करना, और उनको रजिस्टर करना कर ही दिया है. कुछ ही एग्रीमेंट्स, कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं जिनको अगर आप राइटिंग में नहीं करोगे. इवन आपका मैरिज, आप जो शादी भी करते हैं उसकी भी वैलिडिटी तभी मानी जाती है जब आप रजिस्ट्रार के पास अपनी मैरिज रजिस्टर करते हैं. सो इट इज कंपलसरी नाउ टू रजिस्टर योर मैरिज एंड गेट योर सर्टिफिकेट. तो ये सब चीजें कंपलसरी होगी. सो इट इज एडवाइजेबल. बट अगर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ट्रू. ओके. जस्टिस एक अपने सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वो मैं यहाँ पे कोट की आपके सामने. रूप कुमार वर्सेस मोहन थदानी के केस में, अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिपोजिटरी एंड मेमोरियल ऑफ ट्रूथ. मतलब आप इस बात को कभी भी जुटला नहीं सकते, ये हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बात बन जाती है कि भाई ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है. देन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, एग्रीमेंट शुड बी एबल टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि भाई जिस तरह से अगर आपको बोल रहा हूँ कि आई विल देर इज, अगर मेरा इंटेंशन, अगर एक मैं रेस्टोरेंट पे डिनर करना चाहता हूँ, या मैं अगर वो बिरयानी अगर मैं 25 किलो ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन है कि एक बिजनेस रिलेशन में, कमर्शियल रिलेशनशिप में एंटर होना. सो इट इज अ लीगल रिलेशनशिप. वहीं अगर मैं अपने दोस्त को मेरे अपने घर पे डिनर पे बुलाता हूँ, या मेरा दोस्त मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाता है, सो वहां पे इंटेंशन है एक सोशल एग्रीमेंट का. सो इंटेंशन बहुत डिपेंड करता है कि जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो, इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. अगर मेरा कोई दोस्त अगर गांधीधाम आता है घूमने के लिए, और मैं अगर उसको अपने घर पे जगह देता हूँ, तो आई एम जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. मैं, देर इज नो इंटेंशन. वो जब जब घर से जब निकलने लगे और मैं उसको एक बिल पकड़ा दूं कि भैया तुम 4 दिन मेरे यहाँ रह के गए और तुमने इतना खाया पिया, उसका मुझे पैसा दे दो, तो दिस इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप. ओके, वो इससे अच्छा तो कहीं होटल में जाके रुक जाता. तो एग्रीमेंट टू बाय सेल हुआ, इवन मैरिज, लाइक आई सेड मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये सब लीगल रिलेशनशिप वाले एग्रीमेंट्स होते हैं. देन सर्टेनिटी, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वेग. अगर हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैंने आपको जैसे एक्सयूवी का एग्जांपल दिया था कि मेरे पास अगर 5-6 गाड़ी है, मैं अपनी कोई गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में बेच दूंगा, तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. इट शुड बी सर्टन विच कार, कौन सी वाली गाड़ी में बेचने की बात कर रहा हूँ, शुड बी सर्टन. या अगर मेरे पास घोड़ों का अस्तबल है, मैं बोलता हूँ मैं अपना कोई भी घोड़ा आपको बेच दूंगा 10,000 रुपए में, तो हाथ रख मैं तेरे को दे दूंगा. दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. इट शुड बी सर्टन. सेकेंडली, देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि भाई अगर मुझे कोई खजाना मिला तो उसमें से 50% हिस्सा मैं तेरे को दे दूंगा, या फिर मैं मैजिक करके, जादू करके तेरे को कुछ तेरे सामने पेश करता हूँ, सोने की एक मुद्रा पेश करता हूँ, उसके बदले में तुम मुझे पैसे दे देना. सो दिस इज नॉट, इट इज एन इम्पॉसिबल एक्ट. जो हमारा लॉ कहीं पे भी नहीं मानता है कि भाई जादू हो सकता है या खजाने निकल सकते हैं या फिर आप आसमान से चांद तोड़ के ले आ सकते हैं. सो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. कानून के अंदर वो बात डिफाइन होनी चाहिए कि इट कैन बी एनफोर्स. फॉर एग्जाम्पल, द लॉ शुड गिव इट अ लीगल बैकिंग. अगर आप किसी के साथ मकान का भाड़ा करार करते हैं, किसी को मकान भाड़े पे देने की बात करते हैं, तो कानून आपको प्रोटेक्शन देता है अंडर योर टेनेंसी लॉज. आपको जो जो भी टेनेंसी एक्ट आपके स्टेट में है उसमें देता है. लास्टली, कुछ केसेस में स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. आपको कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंप पेपर के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भर के रजिस्ट्रार में उसको रजिस्टर करना पड़ता है. ठीक है. सो दीज आर द लीगल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखेंगे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का. सो आई होप आपको एसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गए हो. प्लीज इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है.